कहा जा रहा था, तमाम एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि देखिए चीन को आज चीन बनाने में पिछले 20 सालों में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर चीन पर आप निर्भर हैं तो क्या इस बात को जो बाइडेन समझ रहे थे, क्योंकि अब मुझे जो बाइडेन को बयान याद आ रहा है कि सेना इस बात को लेकर बहुत सहज नहीं है कि नैन्सी पेलोसी वहां जाएं। अब जो आप दोनों बातें कर रहे थे कि देखिए इस घटना के बाद रूस और चीन साथ साथ आ गए, तो क्या जो बाइडेन और अमेरिकी फौज ये समझ रही थी और नैन्सी पेलोसी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ज्यादा मूव कर दिया, जो शायद वक्त की नजाकत के हिसाब से सही फैसला नहीं था? अभिषेक, देखिए क्रेमलिन की तरफ से मेरे ख्याल से परसों हम लोग, मैं शायद खुद ऑन एयर था उस वक्त जब पहला स्टेटमेंट आया था कि वो जो है चीन का समर्थन कर रहा है रशिया और अपोज कर रहा है इस विजिट को। तो अब देखिए ये ट्रिगर इस विजिट की वजह से ही हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विजिट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये यूएस एक सॉवरेन स्टेट है, उनकी मर्जी, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को जहां भेजना चाहें भेजें। लेकिन क्योंकि अब हम इसके परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आज के रिश्ते हैं रूस और चीन में, हमारे देखिए रिश्ते रूस से अच्छे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे रिश्ते जब चीन से खराब भी हुए तो रूस ने कोई ऐसी बात नहीं कभी बोली जिससे लगा कि वो हमारे खिलाफ है और चीन का साथ दे रहा है। अब इसमें जैसा कि आपने कहा कि हम लोग कहां स्टैंड करते हैं आने वाले समय में, हमारा रुख क्या होगा, तो अगर हम ये पॉकेट्स में देखने लगे फॉरेन रिलेशंस को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, हालांकि भारत ने वैसे भी अपना तटस्थ अख्तियार कर रखा था। इधर भी हम अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ हैंडल कर रहे थे, हमने रूस से तेल ज्यादा खरीदे। लेकिन अब क्योंकि वक्त को देखते हुए और आप दोनों की सक्रियता को देखते हुए हम जब समापन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। गीता, यहां से आगे आप क्या देख रही हैं? आज जो ये घटनाएं घटित हुई हैं, इसके बाद क्या रुख होने वाला है? क्योंकि अब तक हम और आप बैठे थे तो हम बात करते थे कि भाई यूक्रेन में क्या होगा, इतने दिन हो गए, वहां पर क्या होगा, बट ऐसा लग रहा है कि उसके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। हालांकि दुनिया में से तो कई मुसीबत चल रही है, आर्मेनिया अजरबैजान में उधर शुरू हो गया, इधर रूस यूक्रेन चल रहा है, और तीसरा जिस पर दुनिया की निगाहें ज्यादा हैं क्योंकि दो बड़ी महाशक्तियां यहां पर जुटी हुई हैं, दोनों बड़ी पावर है। तो जरा बताइए क्या देख रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने आर्मेनिया अजरबैजान को मेंशन किया, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान में भी रूस के बड़े स्टेक्स हैं, और अगर आपको डाइवर्ट करना है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, तो वेस्ट को यही कॉन्फ्लिक्ट को भी इस्तेमाल करना होगा रूस को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैं कह रही हूं कि लॉन्ग टर्म में इसका जो नफा नुकसान है वो और खामियाजा भुगतना न केवल ताइवान को पड़ेगा, यूक्रेन को भी पड़ेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो खत्म नहीं हुआ है और चीन का ये फ्रंट खुल गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या वेस्ट कहां कहां अपना फोकस रखेगा, और अगर फोकस नहीं रखता है यूक्रेन पे तो वैसे ही यूक्रेन एक लूजिंग बैटल लड़ रहा है। लूजिंग बैटल इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि जो उनको चाहिए वो वक्त पे नहीं आ रहा है, जितना चाहिए वो भी वक्त पे नहीं आ रहा है, दिया नहीं जा रहा है। तो काफी डिसहार्टन्ड है यूक्रेन के लोग। और यहाँ पे ताइवान की बात करें तो अभी जिस तरीके के सॉर्टीज, जिस तरीके के जेट्स, जिस तरीके का मूवमेंट और मोबिलाइजेशन हम देख रहे हैं, देखिए 6 जोन्स जो अभिषेक की बात कर रहे थे, 6 जोन्स जहां पे एक्सरसाइज और ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे ताइवान के शिपिंग लेन्स बंद हो गए हैं, पोर्ट्स बंद हो गए हैं, नॉन फंक्शनल है जब तक ये एक्सरसाइज चलेगा। तो आप सोचिए नुकसान कितना, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है ताइवान को। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये इंस्टेबिलिटी बस ताइवान की नहीं है, इस पूरे रीजन की है। जापान को अब टेंशन है कि अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा। यूएस अपने वॉरशिप्स जितना भी रख ले ताइवान में, क्या पॉलिटिकली बाइडेन, अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या पॉलिटिकली बाइडेन अपने फौज ताइवान के लिए, ताइवान की सुरक्षा के लिए, उनके डिफेंस के लिए भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है स्पीकर पेलोसी विल नो लॉन्गर बी स्पीकर। जी, अब आपकी सारी बातों को सुनने के बाद जो मुझे एक बात अभिषेक समझ में आ रही है वो ये कि जैसे कहावत थी कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा हो गया, तो यहां पर रूस का फायदा दिख रहा है मुझे। एक तरफ उसे चीन जैसा एक मजबूत दोस्त मिल रहा है जो बैठे बिठाए मिल गया, जो मजबूती से और खड़ा रहेगा, जो अब तक
छिपछिपा कर था। और दूसरा, क्योंकि अमेरिका का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो जो उसके मकसद थे उसे पूरा करने में और आसानी हो जाएगी, और उसके पास अमेरिका को घेरने के लिए कई सारी चीजें और भी हो गई है। आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, और ये इनकी लड़ाई के बीच में रूस को लेकर भी? देखिए, अगर ताइवान स्ट्रेट जो है, अगर वो ब्लॉक हो गई, देखिए वहां पे बहुत लंबा विवाद रहा है साउथ चाइना सी को लेके भी, और चीन का मानना है कि ये उसका अभिन्न हिस्सा है, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती है। लेकिन स्टेटस को मेंटेन हो रहा था, और उस स्टेटस को मेंटेन होने से ये इंडिया का भी हमेशा से रुक रहा है कि फ्री नेविगेशन को हमने सपोर्ट किया है। तो अगर ये स्टेटस को अभी बदल जाता है, तो आप सोचिए कि ट्रेड पर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। जितने देश हैं इंक्लूडिंग जापान नॉर्थ ऑफ ताइवान, उससे जितना भी सामान निकलता है अगर, तो वो इस कॉरिडोर से निकलता है, इस ताइवान स्ट्रेट से निकलता है। और ये ट्रेड जो है नीचे यूरोप की तरफ और पूरी दुनिया में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है जहां से ट्रेड कंट्रोल होता है। तो अगर कुछ दिन के लिए भी यहां पे स्टेटस को चेंज हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा, ना सिर्फ ताइवान का बट दुनिया पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा।